ये हम त्रिभुज त्रिभुज जिसे इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। पहले देखेंगे त्रिभुज की परिभाषा। त्रिभुज की परिभाषा यही होती है कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज की परिभाषा यही हो जाएगी कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। इसकी एक परिभाषा और लिख लेंगे कि तीन असंरेख बिंदुओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहलाती है। तीन असंरेख बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति त्रिभुज कहलाती है। कहेंगे तीन असंरेख बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति त्रिभुज कहलाती है। परिभाषा इसकी हमने दो लिखा है। एक लिखा है हमने तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है, और इसकी दूसरी परिभाषा हो जाएगी कि तीन असंरेख बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति त्रिभुज कहलाती है। जैसे हमने एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ ले लिया, हम तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे। तीनों बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है वही त्रिभुज कहलाती है। या तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज की परिभाषा हो गई। हम नाम दे दिया ए बी सी, ये हो गया। अब इसके बारे आगे हम देखेंगे त्रिभुज के बनने के शर्त या नियम। कैसे पता चलेगा कि ये जो आकृति बनी है त्रिभुज है या नहीं है। तो यहां हम देखेंगे त्रिभुज के बनने के नियम या शर्त। त्रिभुज के बनने के नियम या शर्त। तो त्रिभुज के बनने के नियम या शर्त में ये लिखेंगे कि त्रिभुज का बनना तभी संभव है। इसमें देखेंगे कि त्रिभुज का बनना तभी संभव है। त्रिभुज का बनना तभी संभव है जब किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक हो। तीसरी भुजा से अधिक हो। यह त्रिभुज के बनने के नियम है कि त्रिभुज का बनना तभी संभव है कि जब किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा। जैसे अगर हमने त्रिभुज यही ले लिया, त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज है, तो हमने लिखा है दो भुजाओं का योग। दो भुजा, एक भुजा हम ये ले लेते हैं ए बी, तो यहां हम देखेंगे ए बी प्लस हमने ले लिया बी सी, ए बी प्लस बी सी, इन दोनों का योग जो है बड़ा होना चाहिए ए सी से। या हम लिख सकते हैं बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी बड़ा होना चाहिए ए बी से। या लिख सकते हैं हम
AC प्लस AB, हमने यहाँ लिया AB लिया और BC लिया, उसके बाद हमने लिया BC प्लस AC, उसके बाद लिखेंगे AC प्लस AB, AC प्लस AB, ये AC प्लस AB ये बड़ा होगा BC से। AC प्लस AB इन दोनों का योग जो है BC से बड़ा होगा। अगर ये शर्त नियम को कोई भी मान दिया हो, अगर ये नियम फॉलो करेगा तभी भी त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। जैसे अगर हम कोई मात्र मान ले लें 3 4 5, 3 4 5, तो इनमें दो भुजा देखें, 4 3 7 हुआ, 7 बड़ा है 5 से, तो ये त्रिभुज बनेगा। ये त्रिभुज कौन सा बनेगा? तो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनेगा। यानी किन्हीं दो भुजा का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज का बनना संभव है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज के प्रकार। तो यहां हम देखेंगे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से 6 प्रकार के होते हैं? तो 3 भुजाओं के आधार पर, 3 भुजाओं के आधार पर, 3 भुजाओं के आधार पर और 3 कोणों के आधार पर, 3 कोणों के आधार पर, 3 कोणों के आधार पर। अब देखेंगे 3 भुजाओं के आधार पर कौन कौन से हैं और 3 कोणों के आधार पर कौन कौन से हैं। यहां देखेंगे भुजाओं के आधार पर जो 3 है, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, तो भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर देखेंगे तो पहला हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। सेकेंड हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ये 3 प्रकार भुजाओं के आधार पर हो गया। और इसी तरह 3 कोणों के आधार पर होते हैं। तो देखिए 3 कोणों के आधार पर कौन कौन से होते हैं। यहां लिखेंगे कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो यहां देखेंगे एक होता है न्यून कोण, न्यून कोण। दूसरा हो जाएगा समकोण और तीसरा हो जाएगा अधिक कोण, अधिक कोण। ये था कोण 6 प्रकार के हो गए, त्रिभुज 6 प्रकार के हो गए। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और कोणों के आधार पर हो जाएगा न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। ये था त्रिभुज की विशेषता, यानी त्रिभुज
की परिभाषा हो गया। त्रिभुज कब कब बनेगा, कैसे पता चलेगा कि कोई मात्रक दिया है तो उससे त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा, और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने यही बताया कि भुजाओं के आधार पर भी 3 होते हैं और कोणों के आधार पर भी 3 होते हैं। भुजाओं के आधार पर होते हैं समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, और कोणों के आधार पर होता है न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। अब इन्हीं 6 त्रिभुज को हम क्रम से बारी बारी से भुजाओं के आधार पर हमने देखा था त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो पहले हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इसके नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है। सम मीन्स बराबर, बाहु मीन्स भुजा, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो परिभाषा इसकी लिखेंगे कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये समबाहु त्रिभुज की परिभाषा हो गई कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे हमने यहाँ चित्र बनाया, समबाहु त्रिभुज हमने बनाया जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ये भी ए सेमी, ये भी ए सेमी और ये भी ए सेमी, ये तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया जो तीनों भुजाएं बराबर हैं? तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अब ये समबाहु त्रिभुज हो गया तो हम देखेंगे समबाहु त्रिभुज का सूत्र क्या क्या बन के आता है। तो पहले देखेंगे इसका परिमाप क्या हो जाएगा। लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है बाहरी भुजाओं का योग। परिमाप होता है बाहरी भुजाओं का योग होता है। तो बाहरी भुजा 3 भुजा है तो तीनों को जोड़ेंगे a प्लस a, तो यहाँ से परिमाप बराबर हो जाएगा 3a। परिमाप का सूत्र यहाँ से निकल के आया 3a, परिमाप बराबर 3a या 3 गुणे भुजा हो जाएगा। अब अगर यहाँ से हम इस पे लंब डालेंगे तो यहाँ तो 90 अंश का कोण बनेगा और यही ऊंचाई हो जाएगी। और जो ये भुजा है इस आधार को 2 बराबर भागों में बांटेगी, यानी अगर ये ए सेमी था तो ये a/2 हो जाएगा और ये भी a/2 हो जाएगा। अब इस आधार पे हम इसका शीर्ष लंब देखेंगे। शीर्ष लंब यानी यच जिसे कहते हैं, तो यहाँ से शीर्ष लंब देखेंगे। तो शीर्ष लंब ज्ञात करने के लिए देखें ये चित्र ऐसे बन जाएगा, कुछ इस तरह से ऐसे चित्र बनेगा कुछ। यहाँ पे ये 90 अंश का है, ये यच है, ये ए है और ये a/2 है। तो यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा के ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, यानी शीर्ष लंब ज्ञात कर लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस का प्रमेय होता है।
तो कर्ण यहाँ पे देखें, कर्ण यहाँ ए है तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, लंब यहाँ पे एच है तो एच स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आधार है a/2 तो a/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 4 आ जाएगा। अब इस ए स्क्वायर बटे 4 को हम इधर लाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4 बराबर एच स्क्वायर। अब यहाँ से हम देखेंगे कि एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ से लासा लेंगे तो यहाँ से 4 हो जाएगा, और जब 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 से ए में स्क्वायर में गुणा होगा तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। 4a स्क्वायर माइनस 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का ए स्क्वायर में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से एच स्क्वायर बराबर आ गया कि अगर 4 में से हम 1 घटा देंगे तो 3a आ जाएगा, तो 3a स्क्वायर बटे 4 आ जाएगा। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर हम उधर भेजेंगे तो वो कर्णली बन जाएगा, यानी जब एच से हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये कर्णली में बन जाएगा 3a स्क्वायर बटे 4 आ जाएगा। अब यहाँ से एच बराबर अगर हम इसे लिखें तो 3 गुणे ए बटे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं कर्णली में। तो कर्णली से बाहर मान वही आता है जिसका जोड़ा बनता है। तो यहाँ से देखें ए का जोड़ा बना है और 2 का जोड़ा बना है, तो यहाँ से देखेंगे तो एच बराबर आ जाएगा a/2 बाहर आया और कर्णली में 3 बचा रहेगा। तो यहीं से शीर्ष लंब का सूत्र आया निकल के √3a/2 गुणे ए या गुणे भुजा, ये शीर्ष लंब बराबर यही होता है। ये तो यहाँ से ऊंचाई हमारा आ गया, ऊंचाई आया हमारा √3/2 गुणे ए या भुजा। अब यहाँ से हम इसके आगे देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखें तो पता होगा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 होता है गुणे आधार होता है गुणे ऊंचाई होता है, गुणे ऊंचाई होता है। तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल यहीं पे हम रख देंगे मान सभी, तो यहाँ से समबाहु त्रिभुज का सूत्र निकल के आ जाएगा, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ 1/2 गुणे आधार देखें तो यहाँ से आधार है ए, समबाहु त्रिभुज का आधार है ए गुणे ऊंचाई अभी हमने ज्ञात किया कि √3/2 गुणे ए, ऊंचाई आ जाएगा √3/2 गुणे ए। तब यहाँ से देखें ये आया √3/2 दूना 4 गुणे ए मिलके ए स्क्वायर, यही है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ से लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आया √3/4 गुणे ए स्क्वायर। इसे नोट कर लें, यही है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपने पढ़ा होगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ये आपने रट लिया होगा, लेकिन हमने यहाँ आपको हल करके दिखाया कि ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होता है तो कैसे होता है। ये हमने विस्तार पूर्वक है इसका कि ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना आया कैसे। हमने इसके लिए पहले जो त्रिभुज बनाया था उसे शीर्ष से एक आधार पे एक लंब डाला तो जो आधार था इस आधार को लंब जो है 2 बराबर भागों में बांटता है। ये ए सेम ही था तो आधा a/2 हो जाएगा। अब ऊंचाई यही ज्ञात करना था। अब यहाँ हमने लगाया पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, जो कि कक्षा 7-6 से ही पढ़ाया जाता है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। हमने यहाँ देखा जो ये अलग से त्रिभुज बनेगा तो ये ऊंचाई h हो जाएगा, आधार हमारा a/2 हो जाएगा और कर्ण जो है a हो जाएगा। इसी पे हमने रख दिया कर्ण a है तो a का स्क्वायर, लंब h है h का स्क्वायर, आधार a/2 है a/2 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से हल करेंगे तो h का मान आ गया √3/2 गुणे भुजा। अब यही h के बराबर जो आया है यही ऊंचाई है, यही हमने लगाया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है।
जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार, आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। इसी पे हमने मान रखा 1/2 है तो 1/2 हमने रखा, आधार है तो आधार का आधार a है पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो a हमने रखा, ऊंचाई h है, h का मान हमने √3/2 गुणे a रखा। अब इसी को हल कर देंगे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा कि √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ये है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज में खींचे गए अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। तो यहाँ हमने देखा अंतःवृत्त, वृत्त के अंदर एक त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाना है। ये जो है ये वृत्त का केंद्र है, ये केंद्र है, ये त्रिज्या r, ये r, ये r, ये त्रिज्या। तो अंतःवृत्त की परिभाषा हो जाएगा कि एक ऐसा वृत्त जो भुजाओं को स्पर्श करती हुई खींची जाती है उसे अंतःवृत्त कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे अंतःवृत्त की त्रिज्या। यहाँ देखेंगे अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगा ΔS। ये है अंतःवृत्त की त्रिज्या ΔS। जहाँ लिखेंगे जहाँ डेल्टा बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यस बराबर, ये यस है अर्ध परिमाप, आर त्रिज्या है। तब यहाँ से हम देखेंगे आर बराबर त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, अभी हमने ज्ञात किया था कि √3/4 गुणे a स्क्वायर, और बटे होता है, और बटे में यहाँ है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप हमने बताया अभी 3a होता है अर्ध परिमाप, यानी इसी का आधा। अब यहाँ से ये r बराबर हो जाएगा √3/4 गुणे a स्क्वायर। जब ये 2 बटे का बटा है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 2/3a। यहाँ से ये हम लिख सकते हैं √3, 4 को लिख सकते हैं हम 2/2 गुणे a लिख सकते हैं, और ये गुणे 2/3a। a से a कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ 3 से 1 3 कट जाएगा, 3 बचेगा। ये आया √3/2 गुणे a/3। तो ये 3 है, तो इस 3 को हम लिख सकते हैं 2 बार करणी में 3, करणी में 3 गुणे करणी में 3। तो ये एक करणी से एक करणी 3 कट जाएगा। तो यहाँ से अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाएगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाएगा a/2√3। ये आया अंतःवृत्त की त्रिज्या। यानी जो ये वृत्त हमने त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाया है, इसकी त्रिज्या आ जाएगी भुजा/2√3। ये था अंतःवृत्त की। देखेंगे हम इसके आगे परिवृत्त देखेंगे। परिवृत्त, अभी हमने पढ़ा अंतःवृत्त, अब देखेंगे परिवृत्त। परिवृत्त की परिभाषा हो जाएगा एक ऐसा वृत्त जो शीर्षों से होकर गुजरती है परिवृत्त कहलाता है। एक ऐसा वृत्त जो शीर्षों से होकर, एक ऐसा वृत्त जो शीर्षों से होकर गुजरता है परिवृत्त कहलाता है, परिवृत्त कहलाता है। तो यहाँ देखेंगे परिवृत्त क्या होता है। तो यहाँ से हमने त्रिभुज बनाया, त्रिभुज के इस परितः एक ऐसा वृत्त बनाया जाए जो इसके शीर्षों को स्पर्श करते हुए एक वृत्त बनाए।
जैसे वृत्त बनाए तो यहाँ से ये त्रिज्या हो जाएगा, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या हो जाएगा। ये केंद्र है, केंद्र है, और ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है। ये है परिवृत्त। तो यहाँ हम देखेंगे परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या होता है ABC/4 गुणे डेल्टा। ABC जो है ये भुजाओं के माप हैं, ABC और 4 ये डेल्टा जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो यहाँ से R बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए, तो तीनों ए, तो ए गुणे ए हो जाएगा बटे 4 गुणे डेल्टा जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये √3/4 गुणे ए स्क्वायर है। अब यहाँ से ए स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, तो R बराबर आया a/√3। ये परिवृत्त की त्रिज्या आ गया। अब यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछता है अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या में अनुपात, त्रिज्या में अनुपात। अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या में अनुपात, यानी स्मॉल r अनुपात कैपिटल R में अनुपात पूछता है। स्मॉल r बराबर, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या हमने अभी ज्ञात किया था इसके पहले कि 2/√3 अनुपात है। कैपिटल R का मान हमने यहाँ ज्ञात किया कि a/√3, तो a/√3। यहाँ देखेंगे तो ये a से a कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, तो ये दो इधर गुणा हो जाएगा, 1 गुणा हो जाएगा, यानी 1:2 आया। ये अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी स्मॉल r और कैपिटल R में अनुपात आया। अब यहाँ से ये त्रिभुज जो अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या में अनुपात था ये हो गया। अब यहाँ से एक प्रश्न और आएगा कि अंतःवृत्त की परिधि और बाह्यवृत्त की परिधि में अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से देखेंगे कि अंतःवृत्त की परिधि और बाह्यवृत्त की परिधि, अंतःवृत्त की परिधि अनुपाते बाह्यवृत्त की परिधि, बाह्यवृत्त की परिधि, बाह्यवृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो परिधि होता है 2πr अनुपात यहाँ से 2πr हो जाएगा। ये 2π से 2π कर गया, यानी r अनुपात r आया। इसका मान अभी हमने ज्ञात किया कि इसके मान होता है 1:2 हो गया। अब यहाँ से देखेंगे अंतःवृत्त की जीवा और परिवृत्त की जीवा क्या हो जाएगा। अंतःवृत्त की जीवा और बाह्यवृत्त की जीवा, जीवा होता है त्रिज्या की आधा। अंतःवृत्त की जीवा, अंतःवृत्त की जीवा अनुपाते बाह्यवृत्त की जीवा, जीवा जो होता है, सॉरी जीवा नहीं, यहाँ व्यास रहेगा, व्यास, अंतःवृत्त का व्यास, बाह्यवृत्त का व्यास। यहाँ अंतःवृत्त का व्यास हो जाएगा, व्यास होता है त्रिज्या का आधा,
इसका भी होता है त्रिज्या का आधा। ये 2 से 2 कट जाएगा, दोबारा आया स्मॉल आर अनुपात कैपिटल आर, यहाँ से अनुपात 1 अनुपात 2 हो जाएगा। यानी जो अनुपात त्रिज्या में होगा वही अनुपात परिधि में होगा और वही अनुपात व्यास में होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल में अनुपात क्या होता है। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल में अनुपात क्या होता है। यहाँ से देखिए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल में क्या अनुपात होता है। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल अनुपात बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यहाँ बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल पाई और यहाँ स्मॉल कैपिटल आर का स्क्वायर, ये पाई से पाई कट गया। यहाँ से देखिए आर स्मॉल आर और कैपिटल आर, स्मॉल आर का मान देखिए यहाँ 1 है और कैपिटल आर का मान यहाँ 2 है। यानी इन दोनों का अगर हम वर्ग कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 का स्क्वायर रेशियो 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया 1 अनुपात 4। ये था अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल में अनुपात 1 अनुपात 4। इसमें हमने ये सीखा जो समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त होता है उसकी वृत्त की त्रिज्या a/2√3 होता है और जो बाह्य वृत्त की त्रिज्या होती है a/√3 होता है। अब इसी से परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या में अनुपात क्या होता है। तो अनुपात 1 अनुपात 2 का होता है। अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 1 अनुपात 2 होता है। अब इसी तरह अगर पूछ ले अंतःवृत्त की परिधि और बाह्य वृत्त की परिधि क्या होता है तो यहाँ भी 1:2 का अनुपात आएगा। अब अंतःवृत्त का व्यास और बाह्य वृत्त का व्यास पूछ ले तो यहाँ भी 1:2 ही आएगा। अंतर यहाँ आता है कि अगर कहीं अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो वहाँ ये त्रिज्या का जो होता है वर्ग होता है, तो यहाँ पे 1:4 आ जाएगा। यही अंतर होता है। तो एक लाइन कोष्ठक में करके लिख लेंगे कि जो अनुपात त्रिज्याओं में होता है वही अनुपात व्यास और परिधि में होता है। जो अनुपात त्रिज्या में होता है लिख लेंगे नोट करके लिखेंगे जो अनुपात त्रिज्या में होता है, जो अनुपात त्रिज्या में होता है वही अनुपात व्यास और परिधि में भी होता है। ये था समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड समबाहु त्रिभुज की पूरी जानकारी, यानी समबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, क्षेत्रफल कैसे ज्ञात हुआ, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा समबाहु त्रिभुज में अगर हम अंदर वृत्त बनाएं तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका परिधि क्या होगा। अब समबाहु त्रिभुज की अगर हम बाहर वृत्त बनाएं तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसका परिधि क्या होता है। इन अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की त्रिज्या में रेशियो हमने पढ़ा और परिधि में रेशियो हमने पढ़ा, व्यास में हमने पढ़ा और क्षेत्रफल में हमने पढ़ा कि रेशियो क्या क्या होता है। अब आइए इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो प्रश्न बनता है, प्रश्न कैसे बनता है, 1-2 प्रश्न को भी हल कर लिया जाए। समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड देखेंगे इस प्रश्न को हल कैसे किया जाता है। तो प्रश्न हमारा दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी शीर्ष लंब यानी ऊंचाई है
यच एक समबाहु त्रिभुज जिसकी ऊंचाई 5√3 सेमी है, तो ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या क्या करना है? ज्ञात करना है अगर ये शीर्षलंब है तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, और इसके परिवृत्त यानी बाह्यवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, और इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, और परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। इतना प्रश्न हमें ज्ञात करना है। पहले हम देखें यच हमारा शीर्षलंब दिया है, यच बराबर दिया है 5√3, और अभी हमने पढ़ा यच बराबर होता है √3/2 गुणे ए होता है ए यानी भुजा होता है। तो यच का मान दिया है 5√3 बराबर √3/2 गुणे ए। तो √3 से √3 कट गया, तो यहाँ से ए बराबर आ गया 5 दूना 10 सेमी। ये ए समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात हो गई 10 सेमी। ये समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेमी हो गए, तो इस पहला सवाल का आंसर होगा कि इसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप हमने बताया, परिमाप बराबर होता है 3 गुणे भुजा। तो परिमाप 3 है, ए का मान 10 सेमी है, तो 10 तिहाई 30 सेमी इसका परिमाप हो जाएगा। ये पहला सवाल का आंसर हो गया। अब दूसरा सवाल इसमें दिया है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो यहाँ से √3/4 गुणे ए का मान है 10, 100 सेमी स्क्वायर। ये काटेंगे 4 से तो 25 आएगा, तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 25√3 सेमी स्क्वायर। ये आया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। अब यहाँ से देखें तीसरा प्रश्न क्या दिया है। तीसरा प्रश्न ये दिया है कि इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी स्मॉल आर हमने अभी बताया था कि अंतःवृत्त की त्रिज्या का सूत्र होता है a/2√3। यही होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या। अगर ना याद हुआ हो देख ले, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या ये होता है और परिवृत्त की त्रिज्या ये होता है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है, अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी स्मॉल आर ज्ञात करना है। इसका सूत्र होता है a/2√3। तो a का मान हमने यहाँ ज्ञात किया है 10/2√3। तो ये 2 से 2 पंचे 10, तो यह आ गया r बराबर 5√3 सेमी। ये अंतःवृत्त की त्रिज्या है। अब यहाँ से देखें ये तीसरा था, इसी में चौथा प्रश्न दिया है। चौथा प्रश्न दिया है कि इसके परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। इसके परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त यानी स्मॉल आर ज्ञात करना है। तो परिवृत्त की त्रिज्या इसका हो जाएगा, परिवृत्त होता है a/√3। तो a का मान दिया है 10/√3 सेमी। ये परिवृत्त की त्रिज्या हो गया। अब यहाँ से देखिए चौथा प्रश्न हो गया। अब पांचवा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न कह रहा है अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अंतःवृत्त यानी स्मॉल आर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई और आर का मान, अंतःवृत्त यानी आर का मान है a/2√3, इसी का स्क्वायर है। तो यहाँ से पाई आ गया, ए का मान है 10, 10 गुणे 10 बटे 2 गुणे 2 गुणे ये √3 हो जाएगा। तो ये 2 पंचे 10 आया और 2 पंचे 10 आया, तो यह आ गया 5 पंचे 25/3 पाई। ये अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब यहाँ से छठा प्रश्न देखिए क्या बोला है। छठा प्रश्न बोला है परिवृत्त का क्षेत्रफल यानी परिवृत्त बाहर, परिवृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त का क्षेत्रफल। तो ये होता है πr², ये भी होता है। तो यहाँ से पाई, यहाँ आर नहीं स्मॉल कैपिटल आर होगा, तो यहाँ कैपिटल आर। तो आर का मान है यहाँ पे a/√3 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये पाई आ गया, ए का मान 10 है, 10 गुणे 10, और ये करनी हटेगा 3 आ जाएगा। ये 10/100/3 पाई सेमी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से भी सेमी स्क्वायर आ जाएगा।
ये था अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी परिवृत्त का क्षेत्रफल, ये था अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, ये था परिवृत्त की त्रिज्या, ये थी अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये था छेदवृत्त सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल था, ये परिमाप था, और त्रिभुज की भुजा ये थी, शीर्ष लंब दिया। यानी अगर कोई एक चीज हमें ज्ञात हो, या शीर्ष लंब ज्ञात हो, या भुजा ज्ञात हो, तो हम इन सब चीजों को ज्ञात कर सकते हैं। ये था अगर एक सवाल दे दिया जाए तो देखें इससे 6 सवाल हमने बनाया है, 1 2 3 4 5 6 सवाल। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, और अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।